हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो में जो टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक है अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर तथा अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलने के नियम। फ्रेंड्स, अक्सर इन दोनों टॉपिक्स को समझने में, इन दोनों बिंदुओं में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं और अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यह प्रयास है कि हम अपनी आज की वीडियो के द्वारा यह कन्फ्यूजन दूर कर सकें और इस वीडियो को आप सभी के लिए उपयोगी बना सकें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले इसमें आता है अनुनासिक। अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम श्वास निकलती है। इन स्वरों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि अनुनासिक वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका हम उच्चारण करें तो मुंह से श्वास अधिक निकलती है और नाक से बहुत कम। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते हैं कि जब भी हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो अक्सर हमारे मुखार बिंदु से जो वर्ण निकलते हैं वो कहीं ना कहीं टकरा कर निकलते हैं। जो हवा बाहर आएगी उसी के कारण हम किसी भी शब्द को बोल पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात ध्यान देने वाली है कि अनुनासिक, जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, अनुनासिक यानी मुंह और नाक, जो नाक से निकलने वाली ध्वनि है उसके आधार पर जो वर्ण बनेंगे वो अनुनासिक वर्ण है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अनुनासिक वर्ण जो व्यंजन वर्णमाला है हमारी, उसमें व्यंजन के अंतर्गत जो स्पर्श व्यंजन है उनके 5वें वर्ण को अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, जो जिनका उच्चारण हमेशा नाक से और मुंह से होता है। इसके बाद फ्रेंड्स आती है हमारी कि अनुनासिक को हम किस मात्रा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जो चंद्र बिंदु के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जो शिरोरेखा के ऊपर लगती है। जैसा फ्रेंड्स एग्जाम्पल में दिया गया है। सबसे पहला एग्जाम्पल आँख। फ्रेंड्स, इसमें शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगी है जो अनुनासिक वर्ण को स्पष्ट करती है। इसी प्रकार अगला शब्द हमारा माँ, फिर गाँव। तो फ्रेंड्स, इन तीनों वर्ड के उच्चारण में आप ध्यान से देखिएगा कि जो ध्वनि निकल रही है बाहर, जो हवा हमारे मुख से बाहर आ रही है, मुख के साथ साथ वो नाक से भी बाहर आती है। इसीलिए फ्रेंड्स इन सभी शब्दों को, इन सभी वर्णों को अनुनासिक वर्णों की संज्ञा दी गई है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा अनुस्वार। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। अनुस्वार का उच्चारण इसके बाद आने वाले वर्ण पर आधारित होता है। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि अनुस्वार वह व्यंजन है जो किसी स्वर के बाद में आता है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। फ्रेंड्स, ये बात ध्यान देने वाली है कि अनुनासिक में जो ध्वनि निकलती है वो नाक के साथ साथ मुख से भी निकलती है, लेकिन अनुस्वार के उच्चारण के समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है, यानी जो हवा बाहर आएगी वो नाक से टकराकर बाहर आएगी। इसी प्रकार अगली लाइन इसमें दी गई है फ्रेंड्स, अनुस्वार का उच्चारण इसके बाद आने वाले वर्ण पर आधारित होता है। यानी जैसा कि एग्जाम्पल में दिया गया है, रंग, हंस, संशय। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य है कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो इनमें जो शब्द दिया गया, यानी अनुस्वार के बाद जो अक्षर दिया है ग, और हंस में जो अक्षर दिया है स अनुस्वार के बाद, और इसी प्रकार संशय में जो अक्षर है जो श, इन शब्दों के उच्चारण के आधार पर ही हम अनुस्वार को किस प्रकार बोले ये हम निश्चित करते हैं। ये फ्रेंड्स अभी आने वाले बिंदुओं में हम आपको क्लियर कर देंगे। आगे इसमें जानने वाली बात है, जब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी होती है तो सुविधा के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ ये बात ध्यान देने वाले हैं कि जब भी हम कोई मात्रा लिखते हैं, कोई अक्षर लिखते हैं और उसमें जो मात्रा आ रही है यदि वो किसी शब्द के ऊपर आती है तो हम वहाँ चंद्र बिंदु की जगह, भले ही उस शब्द में जो ध्वनि निकल रही है वो मुख और नाक दोनों से ही क्यों ना निकल रही हो, लेकिन उसमें मात्रा की स्थिति शिरोरेखा के ऊपर है, इस कारण हम उसमें चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का प्रयोग करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ उदाहरण में दिया गया है। सबसे पहला एग्जाम्पल बिंदु। फ्रेंड्स, इसमें छोटी ई की मात्रा जो शिरोरेखा के ऊपर तक पहुँच रही है, यहाँ पर अगर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे तो फ्रेंड्स वो किसी भी तरह से वैज्ञानिक रूप से नहीं दिखेगा। इसीलिए हमने यहाँ पर चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का प्रयोग किया है, जबकि उच्चारण के अनुसार हमें यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग करना चाहिए था, परंतु सुविधा के लिए हमने यहाँ
अनुस्वार का प्रयोग किया है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगला एग्जाम्पल हिंदी, इसमें भी हमने चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया है। तो फ्रेंड्स यदि देखा जाए तो अनुस्वार और अनुनासिक शब्द में वर्णों में बहुत बाल बराबर ही अंतर है। लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारी हिंदी भाषा बहुत वैज्ञानिक भाषा है, उसमें हर एक अंतर के लिए, हर उच्चारण के लिए एक अलग से स्थान रखा गया है। इसीलिए फ्रेंड्स अनुनासिक और अनुस्वार इन दोनों को अलग अलग चिन्हों से प्रदर्शित करके इस अंतर को दूर किया गया है। इनके उच्चारण के लिए अलग अलग चिन्ह बनाए गए हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स आगे आता है हमारा अनुस्वार के पंचम वर्ण में बदलने के नियम। फ्रेंड्स अनुस्वार को पंचम वर्ण में बदलने के क्या नियम है वो हम जानने का प्रयत्न करते हैं। फ्रेंड्स ये तो आप सभी जानते हैं कि अनुस्वार जो होता है वो एक व्यंजन है जो स्पर्श व्यंजन, यानी हर स्पर्श व्यंजन के 5वें अक्षर को हम कहते हैं। इसमें आगे हम जानेंगे अनुस्वार का प्रयोग क्रमशः स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण के लिए किया जाता है, जिन्हें क्रमशः अणे, इये, अने, ने, में से जाना जाता है। फ्रेंड्स जैसा इसमें दिया गया है कि स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण जो यहाँ प्रदर्शित हैं इनसे इन्हें जाना जाता है। इनके लिए ही फ्रेंड्स हम चंद्रबिंदु और अनुस्वार इनका प्रयोग हम करते हैं। अनुस्वार को बदलने के निम्नलिखित नियम हैं। फ्रेंड्स कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस अनुस्वार को बदलने के लिए हमें यहाँ किस वर्ण का प्रयोग करना है, तो फ्रेंड्स वो आप इन नियमों के द्वारा बदल सकते हैं। सबसे पहला नियम आता है इसमें हमारा, किसी शब्द में अनुस्वार के बाद जिस किसी वर्ण का अक्षर वर्ग का अक्षर आता है तो पंचम वर्ण में बदलने पर उस अक्षर का पंचम वर्ण ही लिखा जाता है। तात्पर्य, जैसा फ्रेंड्स इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि कोई शब्द है हमारा, सबसे पहला एग्जाम्पल गंगा। गंगा में जो पहला शब्द है गे, उसके ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार के जो बाद वाला अक्षर है वो भी गे है। तो फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन में ये ध्यान देंगे कि अक्षर गे कौन सी लाइन में आता है, यानी हम ध्यान से देखेंगे तो ये सबसे पहली लाइन स्पर्श व्यंजन की सबसे पहली लाइन कै, खे, गे, घे, अणे इसमें आता है। तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखने वाली है कि इस लाइन में जो सबसे अंतिम यानी 5वां वर्ड है वो ऊपर प्रदर्शित अणे खाली जैसा है, यानी जैसा ये अंडरलाइन वर्ड है इसके जैसा है। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये लिखा गया है कि किसी भी अनुस्वार को बदलते समय हमें उसका अगला वर्ण देखना होगा, जो यहाँ गे के कारण यहाँ अने खाली ये वाला वर्ण आता है। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम अगले एग्जाम्पल को समझेंगे जिसमें दिया गया है चंचल, यानी फ्रेंड्स इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि हमारे जो अनुस्वार के बाद जो इसमें अगला वर्ण आ रहा है वो है चंचल, यानी च वर्ग, और च वर्ग का जो अंतिम अक्षर पंचमा अक्षर होता है वो इये होता है, जो सेकंड नंबर पर यहाँ दिया गया है। इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ अनुस्वार को चेंज करते समय च वर्ग में ही आने वाला पंचम वर्ण यानी इये को हमने प्रयोग किया है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगला जो एग्जाम्पल आता है हमारा, उसमें ध्यान देने वाली है कि जो हमारा अनुस्वार के बाद अक्षर आता है, जो वर्ण आता है डे, वो ट वर्ग में आने वाला है, जिसके कारण ट वर्ग का पंचम वर्ण अणे वो यहाँ पर अर्ध व्यंजन के रूप में प्रयोग में लाया गया है। फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो हमारा अनुस्वार होता है वो एक अर्ध व्यंजन होता है, जिसे हम पूर्ण व्यंजन के रूप में ना लिखकर अर्ध व्यंजन के रूप में लिखते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे गंगा में जो हमने इसको अनुस्वार को वर्ण में बदलकर लिखा है इसके नीचे हलंत लगाया हुआ है। इसी प्रकार फ्रेंड्स चंचल में भी यहाँ हलंत आएगा जो कि आधे वर्ण को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगला और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा कंपन, जिसमें पै वर्ग के कारण अनुस्वार को हमने पै वर्ग के अंतिम अक्षर मैं में बदलकर आधा अनुस्वार को हमने आधे व्यंजन के रूप में यहाँ लिखा है। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगला नियम आता है हमारा, यदि पंचम अक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम अक्षर को अनुस्वार में नहीं बदलते। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य है कि जब हमारा कोई शब्द दिया हो और उसमें पंचम वर्ण ऑलरेडी दे रखा हो, यानी पहले से ही वहाँ मौजूद हो, और हमसे कहा जाए कि इसे अनुस्वार में बदलिए, कैसे लिखेंगे, तो फ्रेंड्स हमारी ये बात ध्यान रखने वाली है कि उसे हम अनुस्वार में नहीं बदल सकते, क्योंकि उसमें पंचम वर्ण के बाद पहले से ही वहाँ एक और पंचम वर्ण मौजूद है। इसके कारण हम उसे वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे, जिसे हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। ये बात ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स। आगे इसमें एक और नियम आता है हमारा, पंचम वर्ण यदि 2 बार प्रयोग में आए तो पंचम अक्षर को अनुस्वार में नहीं बदलते। फ्रेंड्स ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है,
कि अक्सर हमने जो देखते हैं कि बहुत सी जगह पर कई अक्षर 2 बार प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन हम वहाँ ऐसा नहीं कि उस अक्षर की जगह, उस आधे अक्षर की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग कर लें, ऐसा नहीं होगा। वहाँ हमें दोनों बार वही अक्षर, एक बार आधा एक बार पूरा, वो दोनों जैसे लिखा है वैसे ही रखना होगा। वहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्रसन्न, अन्न, सम्मेलन आदि। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगला नियम आता है हमारा, जिन शब्दों में अनुस्वार के बाद य, रे, ले, व, है आदि अक्षर आते हैं तो वहाँ अनुस्वार अपने मूल रूप में ही रहता है। फ्रेंड्स इसका तात्पर्य कि जहाँ पर हमें य, रे, ले, व, है ये अक्षर कहीं भी दिख जाए तो वहाँ हम शब्द में कोई भी अनुस्वार यानी अर्ध व्यंजन हमें दिख जाए लिखा हुआ, तो उसकी जगह पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, हम वहाँ अर्ध व्यंजन ही रहने देंगे। यानी जो उसका मूल रूप है अर्ध व्यंजन का, उसे वैसे ही रहने देंगे, ना कि उसे अर्ध अनुस्वार में कभी भी चेंज करेंगे। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगला नियम है हमारा, यदि य, रे, ले, व, श, है और से पहले अनुस्वार में बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखने वाली है कि यदि शब्द में हमारे य, रे, ले, व, से और है ये शब्द हमें कहीं भी दिख जाए और उससे पहले अनुस्वार है, तो फ्रेंड्स उसमें हम अनुस्वार को पंचम वर्ण में चेंज नहीं करेंगे, उसे हम ऐसे ही रहने देंगे और अपने शब्द में प्रयोग करेंगे, जैसे संशय, संयम आदि। तो फ्रेंड्स हमारी आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखें, अपने का ध्यान रखें और पूरा मन लगाकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।